हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के चैनल मैनेजमेंट विद डीपी सिंह में आज अपने बीकॉम पार्ट 3 के पेपर फर्स्ट इंश्योरेंस में क्लासिफिकेशन ऑफ इंश्योरेंस जोखिम का वर्गीकरण में जो सब पॉइंट अपने इससे पहले की वीडियो में बताए थे 6 पॉइंट्स को डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। देखिए स्टूडेंट, जैसा कि अपने जानते हैं कि जोखिम में हमने किसी भी प्रकार की हानि, विनाश, क्षति या हम ये कह दें कि उसमें किसी भी प्रकार की दुर्घटना आदि की जो संभावना है ये अनिश्चितता को उत्पन्न करती थी और इसको अपने जोखिम के रूप में समझा था। अब जोखिम के हम क्लासिफिकेशन के माध्यम से इसको डिटेल में विस्तृत रूप से जोखिम को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जो इसमें मैंने आपको पॉइंट बताया था जोखिम के क्लासिफिकेशन में, वो था द प्रॉपर्टी, लायबिलिटी एंड पर्सनल रिस्क। तो संपत्ति, दायित्व और व्यक्तिगत जोखिम में फर्स्ट पॉइंट में अपने 3 प्रकार के जोखिम को शामिल किया है। संपत्ति, प्रॉपर्टी संबंधी रिस्क, जैसे कोई भी व्यवसाय या किसी भी परिवार की कोई संपत्ति है, मकान आदि है, उसके नष्ट हो जाने की संभावना है, तो ये अनिश्चितता को उत्पन्न करती है और ये जोखिम को बढ़ाती है। तो इस जोखिम के लिए हमें सुरक्षा की आवश्यकता होती है। दूसरा, इसी में हमने संपत्ति, दायित्व और व्यक्तिगत जोखिम फर्स्ट पॉइंट में लिया है। तो दायित्व जोखिम क्या है? इसमें अपने किसी व्यक्ति, किसी संस्था की संपत्ति या उसके कर्मचारी के कारण से उत्पन्न होने वाले दायित्व को सम्मिलित करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कार चला रहा है और कार चलाते किसी दूसरी कार के साथ वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो प्रथम व्यक्ति है उसको दूसरी व्यक्ति की जो कार का या अन्य प्रकार की जो दुर्घटना में क्षति हुई है उसका जोखिम रहता है। तो ये आ जाता है, ये दायित्व उत्पन्न करता है, तो इसको अपने दायित्व जोखिम के रूप में जानते हैं। और इसी में जो थर्ड पॉइंट अपने देखते हैं वो आता है व्यक्तिगत जोखिम में। तो इसमें व्यक्तिगत जोखिम में क्या आता है? जैसे पर्सनल रिस्क है कि किसी भी परिवार का या मान लो किसी संस्था का कोई मुख्य प्रबंधक है, उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में परिवार के पास रोजगार के साधन खत्म हो जाते हैं और संस्था के पास एक अच्छा प्रबंधक चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में जोखिम या अनिश्चितता उत्पन्न होती है, तो इसलिए इसको अपने जोखिम में शामिल किया गया। तो ये था संपत्ति, दायित्व और व्यक्तिगत जोखिम, प्रॉपर्टी, लायबिलिटी एंड पर्सनल रिस्क। क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क में दूसरा पॉइंट जो आता है वो आता है फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक रिस्क। तो इसमें क्या आता है? पहला, भौतिक, सामाजिक और आर्थिक जोखिम में। भौतिक जोखिम कौन सी है? जो किसी भी हम कह दें तूफान के कारण से या बाढ़ के कारण से या अग्नि के कांड हो जाता है उसके कारण से संपत्ति को नुकसान होने की, क्षति होने की संभावना रहती है, तो यहाँ जोखिम उत्पन्न होती है। इस जोखिम को अपने भौतिक जोखिम या फिजिकल रिस्क के नाम से जानते हैं। सोशल रिस्क, जो समाज के कारण से, किसी व्यक्ति, समाज के आचरण व्यवहार के कारण से उत्पन्न होती है, जैसे किसी कर्मचारी की लापरवाही के कारण से, कोई गलती के कारण से, या मान लो कर्मचारियों की हड़ताल के कारण से, कोई उपद्रव के कारण से, या समाज द्वारा किसी प्रकार की आगजनी या अन्य प्रकार के कारण से सामाजिक समूह द्वारा किसी प्रकार की रिस्क उत्पन्न होती है, तो उसको अपने सोशल रिस्क के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। आर्थिक जोखिम में जो किसी भी संस्था की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती है, जैसे कोई बाजार में अजीब तरीके से मूल्यों में उतार चढ़ाव हो जाना, या प्रक्रिया में अमूलचूल परिवर्तन हो जाना, अनुसंधान में परिवर्तन होना, या अन्य प्रकार के ऐसे कारण जो हमने प्लान किए थे उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया, उसके कारण से संस्था को नुकसान होता है, तो उसे अपने आर्थिक जोखिमों में सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट थर्ड आता है इसमें स्टैटिक एंड डायनेमिक रिस्क, स्थिर और गतिशील जोखिम में। तो स्थिर जोखिम कौन सी है? जिसमें अपने कहते हैं 2 चीज़ों को शामिल किया गया है स्टैटिक रिस्क में, जिसमें नेचर की अनियंत्रित जो शक्तियां हैं उसको और मानवीय गलतियों को, जो ह्यूमन एरर हैं, जैसे व्यक्तियों के समूह द्वारा आगजनी करना, लूटपाट कर देना, इस प्रकार से, या अन्य प्रकार की प्रकृति की अनियंत्रित शक्तियां कह दें, जैसे बाढ़ के कारण से कोई हमारी संपत्ति को क्षति हो जाती है। तो गतिशील जोखिम में कौन सी है? जिसमें अपने कहते हैं उपभोक्ताओं की इच्छाओं में परिवर्तन आ जाना, रुचि में परिवर्तन, फैशन में परिवर्तन। तो ये डायनेमिक रिस्क है जो परिवर्तन होने के कारण से संस्था को हो सकते हैं, जो जोखिम उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट आता है फंडामेंटल एंड पर्टिकुलर रिस्क, आधारभूत और विशिष्ट जोखिमें। तो आधारभूत
ऐसी जोखिमें जो किसी व्यक्ति या किसी समूह के कारण से उत्पन्न नहीं होती हैं, बल्कि ये किसी व्यवस्था में परिवर्तन होने के कारण से बेसिक सिस्टम को प्रभावित कर देती हैं, आधार को प्रभावित कर देती हैं, फंडामेंटल रिस्क में माना जाता है। जैसे अर्थव्यवस्था की नीतियों में ऐसा कोई परिवर्तन आ जाना जिससे समूची व्यवस्था प्रभावित हो जाती है, सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन, आमूलचूल परिवर्तन आ जाना, या इसी प्रकार से हम ये कह दें वातावरण में ऐसा परिवर्तन आ जाना, तो जिसके कारण से क्या होता है कि रिस्क या अनिश्चितता उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार विशिष्ट जोखिम में आता है पर्टिकुलर रिस्क। ये किसी व्यक्ति विशेष के कारण से उत्पन्न होती है, उनके व्यवहार के कारण से, उनके साथ दुर्घटना घटित हो जाने के कारण से ये जोखिम उत्पन्न होती है। स्टूडेंट्स, फिफ्थ पॉइंट आता है स्पेकुलेटिव और प्योर रिस्क। परिकल्पी और शुद्ध जोखिमें, स्पेकुलेटिव एंड प्योर रिस्क। देखिए, पहला जो है इसमें परिकल्पी जोखिमें, इसमें हम उन जोखिमों को शामिल करते हैं जो व्यापारिक व्यवहार के कारण से उत्पन्न होती है। जैसे इसमें लाभ और हानि दोनों की संभावना बराबर बनी रहती है। किसी व्यापारी ने मान लो 1000 क्विंटल गेहूं खरीदा और वो उसकी सुपुर्दगी नहीं लेना चाहता, केवल भाव के अंतर से लाभ हानि को देखना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में यदि बाजार में भाव बढ़ जाते हैं तो उसको लाभ होता है और कम हो जाते हैं तो उसे हानि होती है। तो ऐसी स्थिति में उसे लाभ और हानि की दोनों की संभावना रहती है, लेकिन इस प्रकार की अनिश्चितता जोखिम का बीमा नहीं करवाया जा सकता। और इसका प्रमुख कारण है कि बीमे का जो उद्देश्य है, बीमा का वो उद्देश्य है हानि से सुरक्षा प्राप्त करना, अनिश्चितता को कम करना, ना कि लाभ के लिए गारंटी देना। तो इस कारण से जो परिकल्पी जोखिमें होती हैं उनका बीमा सभी का संभव नहीं होता। और इसी के साथ जो दूसरा है शुद्ध जोखिमें, प्योर रिस्क, हम इनमें उन जोखिमों को शामिल करते हैं जिसमें किसी पक्षकार को हानि होने की संभावना या तो है अथवा नहीं है। अर्थात इसमें या तो हानि होगी अथवा नहीं होगी, लाभ का यहाँ कोई प्रश्न नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जैसे कोई व्यक्ति है, उसके किसी मकान के संबंध में जोखिम हो सकता है। किस प्रकार का? यदि मकान पर बिजली गिर जाती है, उसने बीमा करवा रखा है, तो ऐसी स्थिति में उसकी क्षति होने पर क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का हकदार होगा। लेकिन यदि बिजली उसके मकान पर नहीं गिरती है तो उसे किसी प्रकार की हानि की संभावना नहीं है। इसमें जैसे किसी व्यक्ति को नौकरी से निकाल देने पर, बैंक के दिवालिया हो जाने पर, खेत में फसल के खराब हो जाने पर, या कोई चित्रकार है उसके हाथ खराब हो जाने पर, इस प्रकार की जोखिमें विद्यमान रहती हैं। इसके साथ साथ जो शुद्ध जोखिमें होती हैं, इसमें सभी का हम कह दें शुद्ध रूप से मापन तो नहीं किया जा सकता कि कितना नुकसान हुआ है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक ये मापन योग्य होती हैं और इनका बीमा करवाया जा सकता है। अर्थात इसमें उत्पन्न होने वाली जोखिम या अनिश्चितता का बीमा करवाकर उन्हें कम किया जा सकता है। और लास्ट 6 पॉइंट आता है स्टूडेंट्स अनइंश्योरेबल और इंश्योरेबल रिस्क। बीमा अयोग्य जोखिमें और बीमा योग्य जोखिमें कौन कौन सी हैं? तो अयोग्य बीमा अयोग्य जोखिमें, या हम कह दें अनइंश्योरेबल रिस्क में हम उन जोखिमों को शामिल करते हैं जिसमें ऐसी जोखिमें आती हैं जो वास्तव में अगेंस्ट ऑफ लॉ, या तो सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ होती हैं या कानून के विरुद्ध होती हैं। ऐसी जोखिमों का बीमा प्राइवेट बीमा कंपनियां नहीं करती हैं। और इसके साथ साथ या ऐसी जोखिमें जो निश्चित तौर पर दिखाई देती है, जैसे किसी मकान का समुद्र के किनारे पर स्थित होना, वास्तव में वो पता है कि इसमें रिस्क की संभावना बहुत अधिक है, तो बहुत सी कंपनियां इस प्रकार के बीमा नहीं करती। यहाँ अगर बीमा की वो फैसिलिटी देती हैं तो ऐसी स्थिति में उनके प्रीमियम की राशि इतनी अधिक होती है कि जो वास्तव में इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। तो कुछ ऐसी जोखिमें होती हैं जिनका बीमा नहीं किया जा सकता, या बीमा कंपनियां उसके लिए बहुत अधिक उसकी डिमांड करती हैं प्रीमियम की, जिसके कारण से वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। या कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जिसमें प्रतिवर्ष बाढ़ आती है और फ्लड के कारण से बहुत अधिक नुकसान होता है। जैसे कि हमारे देश में भी ऐसे बहुत से भूभाग हैं जहां प्रतिवर्ष बाढ़ का आना निश्चित है। तो ऐसी स्थिति में उसमें कोई संपत्ति है तो उसका बीमा करना बहुत मुश्किल होता है, या उसको हम कहते हैं बीमा अयोग्य है, वो जोखिम है। और स्टूडेंट्स लास्ट आता है बीमा योग्य जोखिमें, जो कि हम पढ़ते और देखते आ रहे हैं कि ऐसी जोखिमें जो इंश्योरेबल है, रिस्क हैं, जिनका बीमा करवाया जा सकता है, चाहे तो वो साधारण प्रीमियम
दर पर करवाया जाए अथवा असाधारण प्रीमियम दर पर। जिस प्रकार का जोखिम होता है उसी के अनुरूप उसका प्रीमियम तय करके और शर्तें निर्धारित कर उनका जोखिम की अनिश्चितता को कम करने के लिए बीमा करवाया जा सकता है। इसमें कुछ को स्टैंडर्ड रिस्क के नाम से जानते हैं, कुछ सब स्टैंडर्ड रिस्क आ जाती हैं और यहाँ इसी प्रकार से अन्य प्रकार की अनेक जोखिमें होती हैं जिसको हम मापन योग्य होती है और जिसका बीमा करवाना कंपनियों में संभव होता है, अर्थात निर्धारित प्रीमियम पर हम उसको रिस्क को या अनिश्चितता को कम कर सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क। थैंक यू।